तो आपको नहीं लगता कि हम ह्यूमंस ने दो तत्वों को तो खराब कर चुके हैं, अर्थ को और वाटर को? क्या हम इन दो चीजों के प्रति अपनी ड्यूटीज भूल चुके हैं? मैं आपको इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, भारत के अंदर गार्बेज प्रॉब्लम नहीं है, गार्बेज गलत जगह पे पड़ा हुआ ये प्रॉब्लम है। दुनिया में साइंटिस्ट था, डेंटिस्ट था, गायनोलॉजिस्ट था, लेकिन गार्बेजोलॉजिस्ट नाम की कोई परिकल्पना भारत के अंदर नहीं थी। यहाँ से एंट्री होती है L1 इन्वेस्टर की, जिसको हम नुक्कड़ पे बैठा हुआ कबाड़ी बोलते हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया बिल्कुल सही रास्ते पे है कि वो वेस्ट से वेल्थ बना सकता है? कागज है, ये जितने भी आइटम्स है, टेट्रा पैक है, ये सारा वैल्यूएबल आइटम है जो एवरेज लगभग 10 से 15 रुपए किलो के रेट पे बिकता है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो लोग उस कूड़े को कूड़ा ही मानते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसको बायो माइनिंग बोलते हैं। आज आपके लिए एक बोतल जो पानी की रखी है वो कोई कीमत नहीं रखती, लेकिन अगर आपके पास एक ट्रक बोतल है तो लोग आपको एडवांस पैसा देके जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम बोलते हैं कि अगर आप अपना वेस्ट प्रोसेस करने के लिए किसी एजेंसी को दे रहे हैं तो आपको या तो घर में प्रोसेस करो, नहीं तो उस एजेंसी को पैसा दो। दोस्तों, गीता में लिखा है कि आप अपना कर्म करो, बाकी फल की चिंता मत करो। तो इसी कर्म में आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है, उन्होंने सफाई को अपना कर्म बना लिया और कचरे से कर्मयोगी बन गए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से वेल्थ एक्यूमुलेशन तक का काम किया है। हम बात करेंगे आज प्रवीण नायक जी से कि कैसे आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो, वो भी कचरे से। हाँ, आपने सही सुना, कचरे से कैसे हम देश में एक नई क्रांति ला सकते हैं। तो इसलिए सर को बोला जाता है गार्बेजोलॉजिस्ट। हाँ, आपने सही सुना, गार्बेजोलॉजिस्ट। तो आज सर से हम जानेंगे बड़ी डिटेल में कि कैसे हम इस कचरे से वेल्थ एक्यूमुलेशन तक जा सकते हैं और कैसे हमारे गीता में लिखा है और हमारे पुराणों में लिखा है कि साफ सफाई से ही देश आगे बढ़ सकता है और तुम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बिना देर किए हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और लास्ट तक आप इस पॉडकास्ट में रुके रहना, क्योंकि हम कुछ ऐसे टिप्स सर से लेंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो सर, एक चीज बताओ कि आपने देखा हुआ कि हर कोई ना कचरे से अपना नाक छुपाता घूमता है और आपने उसमें अपना करियर बना लिया। तो ये कैसे हुआ? क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? देखिए, जो गार्बेज है, गार्बेज को शायद हमें बहुत अंदर तक जाके समझने की आवश्यकता है। दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी थी लगभग 2016 के आसपास। गाजीपुर का जो पहाड़ है वो गिरा और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था और तब लगा कि बॉस कहीं न कहीं इस टाइप की जो समस्याएँ हैं, जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, इनका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अंबिकापुर जगह है छत्तीसगढ़ में। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया 2 अक्टूबर 2014 को, तब देश में किसी को ये नहीं मालूम था कि इस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत करना क्या है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की जो डायनामिक कलेक्टर थी मैडम रितु सेन, उन्होंने इस अभियान को बहुत अच्छे लेवल पे एड्रेस किया, समझा और आदिवासी महिलाओं के माध्यम से उन्होंने भारत में पहला जीरो वेस्ट शहर तैयार किया, जिसको अंबिकापुर मॉडल के रूप में जाना जाता है। अंबिकापुर मेरी ससुराल है और रितु सेन मैडम के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से हमने इच्छा जाहिर की कि इस काम को हमें सीखना है और उनके उनसे प्रेरणा लेके फिर हमने गार्बेज क्लिनिक की स्थापना की और थॉट प्रोसेस हमारा ये था कि अगर हम हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, उसके लिए हम किसी न किसी क्लिनिक के पास जाते हैं, तो जो समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको लोग गार्बेज बोलते हैं, इसका भी कहीं न कहीं कोई इलाज होना चाहिए और एक रचनात्मक समाधान हमने देश के सामने प्रस्तुत किया। बिल्कुल सर। तो सर, एक चीज बताओ, मैंने सुना कि आपको गार्बेजोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ये टाइटल आपको किसने दिया और इसके पीछे क्या रीजन था? देखिए, जब हम गार्बेज क्लिनिक की स्थापना करने जा रहे थे, तो हमारी अप्रोच, बिकॉज़ मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमारा टेम्परेरी सॉल्यूशन हम नहीं चाहते थे। कूड़े का साइंटिफिक सॉल्यूशन हमें चाहिए था। उस समय भारत की जो बड़ी-बड़ी रेपुटेड ऑर्गनाइज़ेशंस थीं, उनके वैज्ञानिकों से हम मिले और क्योंकि कूड़े के कई प्रकार हैं, बड़ी वाइड रेंज है कूड़े की और हर कूड़े का
साइंटिफिक सॉल्यूशन अलग अलग है। तब हम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया है जो उसके डॉक्टर धवन साहब से मिले, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुनील पांडे साहब उनसे मिले, डॉक्टर एस के नेमा जो प्लाज्मा लेबोरेटरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे अहमदाबाद गांधीनगर में, उनसे मिले। तो जब हमने साइंटिफिक अप्रोच के साथ इस डोमेन को एड्रेस करना चालू किया तब टर्मिनोलॉजी निकल के आई, क्योंकि दुनिया में साइंटिस्ट था, डेंटिस्ट था, गायनोलॉजिस्ट था, लेकिन गार्बेजोलॉजिस्ट नाम की कोई परिकल्पना भारत के अंदर नहीं थी, इनफैक्ट दुनिया में नहीं थी। तो ये टर्मिनोलॉजी जब हमने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सामने रखी, 2 बार मेरा रिज्यूमे कंसीडर नहीं हुआ, लेकिन फाइनली फिर उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को एक्सेप्ट करके मुझे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन की एक्सपर्ट कमेटी में लिया। ठीक है। और तब ये जो गार्बेजोलॉजिस्ट शब्द जो है वो एक जनरल चर्चा में भी आया और आज दुनिया के सामने भारत ने ये टर्मिनोलॉजी इंडिया ने दी है। क्योंकि भारत के अंदर कोई भी कूड़े में काम करने के लिए यूथ तैयार नहीं होगा अनटिल अनलेस उसको उस डोमेन की पूरी साइंटिफिक नॉलेज ना हो, उसके बारे में कोई लिटरेचर अवेलेबल ना हो। तो कबाड़ी की बजाय एक गार्बेजोलॉजिस्ट की मुझे लगता है कि हर गांव हर शहर में आवश्यकता है, और यूथ जो है जो बीबीए एमबीए करके आया वो एक गार्बेजोलॉजिस्ट के रूप में कचरे की समस्या का बेटर निस्तारण कर सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से सर एक धारणा बनी हुई है सोसाइटी में कि कचरे चुनने वाले को हम ये कहते हैं कि यार पता नहीं कैसे घर से आता है क्या है, तो हमें शायद वो सोच बदलनी पड़ेगी, और वो सोच जो आपने ये पर्टिकुलर टर्म या हम टाइटल कह सकते हैं, इससे बहुत हद तक हम चेंज कर सकते हैं चीज को। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि अगर आप ये एज्यूम करें कि जो बेसिकली आपने रैक पिकर की जो बात की, जो कूड़ा चुनने वाला व्यक्ति है, अगर हम भारत में अंत्योदय योजना की बात करते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो टर्म है या जो जिस शब्द को लेके भारत सरकार काफी एग्रेसिव होके काम करती है, तो अंत्योदय यानी समाज में बिल्कुल अंत छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, हमें उसको कैसे एम्पावर करना है। अब अगर पूरे हम सिस्टम को समझने का प्रयास करें तो सबसे अंतिम छोर पे आपको मिलेगा रैक पिकर। ठीक है। उससे नीचे आपको बैगर मिल सकता, भिखारी मिल सकता, लेकिन भिखारी का काम करने का स्टाइल अलग है, ही इज नॉट द बिजनेसमैन। लेकिन रैक पिकर क्या कर रहा है, वो सुबह एक अपने पीछे एक बोरी लेके, अगर आप लोगों ने अपने शहरों में देखा हो, वो बोरी लेके निकलता है और हमारे घर में जो इस्तेमाल किया हुआ, दुकानों में इस्तेमाल किया हुआ, या रात में हम लोगों ने कुछ चीजें इस्तेमाल करके सड़कों पे चीजें फेंक दी, वो सुबह उस चीजों को चुनता है। वहां वो बेशक इन्वेस्टमेंट नहीं है कर रहा है, लेकिन वो उन चीजों के ऊपर अपना पसीना बहाता है, उन चीजों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद जो भी उसके बोरे में 200 300 400 किलो मटेरियल इकट्ठा होता है, वो जाके L1 लेवल पे, यहाँ से एंट्री होती है L1 इन्वेस्टर की, जिसको हम नुक्कड़ पे बैठा हुआ कबाड़ी बोलते हैं। वो 5-10 हजार रुपए का ये मटेरियल की परचेजिंग करता है ऐसे रैक पिकर से, और फिर उसको आगे मार्केट में अपना प्रॉफिट लगा के बेचता है किसी बड़े कबाड़ी को। यानी जो रैक पिकर है वो सबसे बॉटम लेवल का वो पर्सन है जो मेहनत करके पैसे कमा रहा है। बिल्कुल। भारत के पूरे सिस्टम के अंदर उससे नीचे कोई नहीं है। यानी अगर एक किसान है, किसान अपने खेत में मेहनत करके चीज उगा के पैसे कमाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक इनफॉर्मल सेक्टर है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को कलेक्ट करके लगभग आप अगर किसान को देखें और उस व्यक्ति को देखें तो दोनों का सेम लेवल है। किसान अपना इन्वेस्टमेंट करता है खेत में, हाँ ये इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस मटेरियल से अपनी आजीविका का सृजन कर रहा है। तो सर एक चीज बताओ जो अभी मेरे माइंड में आ रही है, वो ये है कि जैसे हमने देखा है कि हमारे वेदास में, पुराणास में ना 5 तत्वों की बात की हुई है कि हमारा शरीर उन 5 तत्वों से बनता है। वो तत्व हैं अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस एंड फायर। तो आपको नहीं लगता कि हम ह्यूमंस ने 2 तत्वों को तो खराब कर चुके हैं, अर्थ को और वाटर को? क्या हम इन 2 चीजों के प्रति अपनी ड्यूटीज भूल चुके हैं? नहीं, मैं इसमें करेक्ट करना चाहूंगा आपको। केवल आग है जिसको हम पोल्यूट नहीं कर पाए, बाकी हमने चारों चीजों को पोल्यूट कर दिया है। लाइक अर्थ यानी जमीन पोल्यूटेड है, बिल्कुल। पानी यानी पोल्यूटेड है, एयर यानी हवा वायु पोल्यूटेड है, आकाश
जो भी हम प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं, ये सारा जाके एक लेयर बनाती है, और जब हमारे बारिश होती है। तो सर एक चीज बताओ कि जैसे हमने देखा कि हमारे वेदास और पुराणास में ना 5 तत्वों की बात की हुई है। अर्थ, स्पेस, वाटर, एयर एंड फायर। तो हमने देखा कि हम ह्यूमंस ने 4 तत्वों को तो बिल्कुल ही खराब कर चुके हैं, एक बची है फायर। तो क्या हम अपना धर्म भूल गए हैं इस तत्वों के प्रति? बिल्कुल भूल गए हैं। अगर आप देखें तो प्रकृति में जो जब हमने भगवान ने प्रकृति को बनाया, तो प्रकृति भगवान ने 2 चीज़ें बनाई थी। एक उन्होंने मतलब जीव जंतुओं को बनाया, प्राणियों को, और एक उन्होंने बनाया बेसिकली वनस्पति को। और ये तय हुआ कि जो वनस्पति का एक्सट्रैक्टा है, जो वनस्पति उगल रही है, फल, फूल और अपनी पत्तियों के टर्म्स में, वो हमारे प्राणियों के लिए भोजन का काम करती है। और जो ह्यूमन एक्सट्रैक्टा है, वो उस वनस्पति के लिए भोजन का काम करती है, एनपीके या जो भी है, जो कंपोस्ट के फॉर्म में होता है ह्यूमन एक्सट्रैक्टा से बनने वाला। लेकिन जिस तरीके से क्रूड अर्बनाइजेशन हो रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कल्चर आ गया, तो जो सेप्टिक टैंक हैं या जहाँ पे ह्यूमन एक्सट्रैक्टा कैद हो गया है, हालांकि अब सरकार बोलती है कि इसको एसटीपी के माध्यम से दोबारा से इसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके यूज करना है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये जो स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट है और ये ह्यूमन एक्सट्रैक्टा जो कैद हो जाता है सेप्टिक टैंक में, ये एक्चुअल उस वनस्पति तक पहुंच ही नहीं रहा है। आज आप देखते होंगे कि किसी राज्य ने एक योजना लेके आए हैं, 10 करोड़ पेड़ पौधे लगा दिए, लेकिन ये पेड़ पौधे लगा तो आप रहे हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? ये एक कहीं ना कहीं है। अब आपने जैसे बात की थी कि जो पंचतत्व हैं जिनमें से 4 को हमने पोल्यूट कर दिया है, ये बिल्कुल सच्चाई है। आग चूंकि एक ऐसा है, फायर को वरदान प्राप्त है कि उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता है, इसलिए आग को तो संभव ही नहीं है धर्म के रूप में। लेकिन बाकी जो चारों चीजें हैं, इनको हमने पोल्यूट कर दिया है। वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, स्काई के अंदर जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, ग्रीन हाउसेस गैसेस, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। और भूमि में हमने इतना क्रूड केमिकल फर्टिलाइजर डाल के रखा हुआ है कि जमीन बंजर हो चुकी है। इन सब चीज़ों को टेक केयर करने की ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से एक बहुत बड़ा डोमेन को हैंडल किया जा सकता है। और इस से न केवल एनवायरनमेंट क्लीन होगा, हमारे देश की भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। तो सर एक बात बताओ कि आज है ना हर कोई सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, पर जब हम देखते हैं कि जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, जो प्रोसेसिंग में चीजें यूज हो रही हैं, या हम कह सकते हैं कि एंड यूजर तक वो गोल फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है, तो आपको लगता है कि इंडिया बिल्कुल सही रास्ते पे है कि वो वेस्ट से वेल्थ बना सकता है? देखिए, मैं कई चीज़ों से इत्तेफाक रखता हूँ और कई चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है। मैं सस्टेनेबिलिटी नाम की चीज़ वेस्ट मैनेजमेंट में हो और फिर हम इस चीज़ को एड्रेस करें, ये कहीं ना कहीं बीच में हर्डल क्रिएट करता है। ठीक। भारत को आज सस्टेनेबिलिटी मॉडल की ज़रूरत नहीं, भारत को आज प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लगा के वेस्ट मैनेजमेंट में जाता है, तो वो इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको 50 लाख रुपए कमाने हैं। उस 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसे कमाया जाए, उसको वो मॉडल चाहिए। यह मॉडल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो गार्बेज जनरेट हो रहा है वो सही फॉर्म में जनरेट हो। गार्बेज प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, भारत के अंदर गार्बेज प्रॉब्लम नहीं है, गार्बेज गलत जगह पे पड़ा हुआ ये प्रॉब्लम है। ठीक है। आज गार्बेज को का सबसे जो लीस्ट फॉर्म है, जिसको आरडीएफ बोलते हैं, रिफ्यूज ड्राई फ्यूल बोलते हैं, जो सबसे गया गुजरा सिंगल यूज प्लास्टिक है या पुराना लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है, जो आप पहाड़ देखते हैं कूड़े के, इनमें से जो जनरेट होने वाला कूड़ा है, ये आज अदानी परचेस करता है। ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कूड़ा जो कोई नहीं खरीदता, वो दुनिया का या भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अदानी है, वो खरीदता है, तो फिर कूड़ा प्रॉब्लम थोड़ी है। बिल्कुल। इस कूड़े को सही तरीके से समझना, इसका जो मार्केट लिंकेज है वो तैयार करना, इसके वेयर हाउसेस तैयार करना, और इसको डोर टू डोर किस तरीके से कलेक्शन करना, मतलब गार्बेज का कलेक्शन इज अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को, जो गैप्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करके सही तरीके से एड्रेस करके किसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गार्बेज की। ठीक है। तो सर एक चीज और बताओ कि जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, हमें ना काफी
ज्यादा स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, हम इसको फिर अपग्रेड कर देंगे, थोड़ा सा और सिटीज को इंक्लूड करेंगे इस चीज में। पर आपने कभी देखा कि हम वेस्ट से रिलेटेड कुछ स्मार्टली चीज करें? क्योंकि हमने देखा कि आज तक वही पुराना प्रोसेस चलता आ रहा है। कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है या कुछ ऐसा क्लीननेस ड्राइव होते हैं तो सब झाड़ू मारते हैं, ठीक है, और कई सालों से वही चीजें होती आ रही है, कुछ इसमें इनोवेशन नहीं लेके आ रही। तो आपके माइंड में कोई ऐसी सिटी या कोई ऐसा एग्जांपल है जहां आप ये कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज इनोवेशन का काम किया वेस्ट मटेरियल में, और आज उसकी वजह से वो चीजें हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन में देख सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट केवल गार्बेज मैनेजमेंट तक नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से शहर की प्लानिंग होगी, ट्रैफ़िक सिस्टम क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होगा। सो ये बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो किसी न किसी स्मार्ट सिटी को एड्रेस करते हैं। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट में अपने पर्टिकुलर डोमेन की बात करूँ, तो इस जगह पे अगर भारत के अंदर एक थॉट प्रोसेस मेरे सोचने के हिसाब से डेवलप हो, तो शायद हम इस प्रॉब्लम को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगर भारत में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका लेवल पे जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां लगाने की शुरुआत हो जाए, जैसा आप भी जानते हैं कि भारत को आने वाले टाइम में जैविक राष्ट्र के रूप में विकसित होना है, बिल्कुल। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है। तो और जैविक राष्ट्र बनाने के लिए भारत के पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट क्या भारत में इतनी तादाद में अवेलेबल है जितनी तादाद में किसानों को आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप अभी नोटिस करें तो न्यूज़पेपर में आपको समाचार देखने मिलता होगा कि फलाने फलाने जिले के अंदर जो है पुलिस ने डंडे से मारे और किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, क्योंकि किसान जो फर्टिलाइजर के लिए लाइन में लगा हुआ था, उसको फर्टिलाइजर मिल नहीं पाता है। ये स्थिति है कि उसको डीएपी खाद है या जो दूसरे यूरिया है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लाइनें लगती हैं, पुलिस लगानी पड़ती है, और एसडीएम या जो भी वहाँ का तहसीलदार होता है उसकी निगरानी में इस खाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या यही खाद हम गीले कूड़े से तैयार नहीं कर सकते हैं? अगर हम इसी गीले कूड़े से, जो सरकार के लिए और नगर पालिकाओं के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है, इसको क्वालिटी कंपोस्ट के रूप में तैयार कराएं और ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने की फैक्ट्री में इसको तैयार करा के किसानों को ही इस फैक्ट्री के अंदर एज ए शेयर होल्डर बना दें। ये प्रयोग महाराष्ट्र में करने को एक बार हमें मिला, तो जिसमें हमने एपीएमसी के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग यार्ड के अंदर ही ये फैक्ट्री तैयार कर दी, जिसमें गरीब महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये काम करना सिखा दिया। वही लोग डोर टू डोर गार्बेज का कलेक्शन करती, वही लोग उसका ट्रांसपोर्टेशन करती, वही उसका माइक्रो सेग्रीगेशन करती, वही कंपोस्ट बनाती हैं और वो उन किसानों को देती हैं जिन किसानों से वो ऑर्गेनिक फल और सब्जी खरीदती हैं। और ये फल और सब्जियां वो उन लोगों को घर घर पर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं जो लोग उन्हें गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और घातक कूड़ा अलग अलग करके देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका लगभग 60% गार्बेज किसी भी शहर का, किसी भी गांव का, ये अपने आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स के ऊपर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिसको गीला कूड़ा बोलते हैं। बाकी जो 25% गार्बेज है, जिसको ड्राई मटेरियल बोलते हैं, इस ड्राई मटेरियल में प्लास्टिक है, लोहा है, गत्ता है, कागज है, ये जितने भी आइटम्स है, टेट्रा पैक है, ये सारा वैल्यूएबल आइटम है जो एवरेज लगभग 4 से 5 रुपए, लगभग 10 से 15 रुपए किलो के रेट पे बिकता है। कई आइटम इसके अंदर ऐसे हैं जिनकी कीमत लगभग 40 रुपए किलो है। तो ये अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से इन महिलाओं को ये काम पूरा सिखा दिया जाए और ये सेंटर्स इनको ही चलाने के लिए दे दिए जाए, तो ये एक किसी भी शहर की 80% गार्बेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अच्छा। और जो हमने किया भी है, तो 80% गार्बेज रिसोर्स है, पैसा है, जो सुबह का कूड़ा शाम को पैसे में बदल जाएगा। और यही मॉडल भारत को जरूरत है। हमारे एंड पे अभी जो देश के अंदर देखा जा रहा, हम उन मॉडल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में चलते हैं। वहाँ की डेमोग्राफी अलग है, वहाँ की साइकोलॉजी अलग है, वहाँ की पॉपुलेशन अलग है और वहाँ का कल्चर अलग है। वो मॉडल्स भारत के अंदर नहीं चलने वाले। भारत ने कोशिश की है। भारत में एक शहर है जिसको आप लोग भी जानते हैं, इंदौर ने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है, लेकिन हम इंदौर जैसे भारत में और कितने शहर बना पाए, ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो
अगर इंदौर एक सक्सेसफुल मॉडल है तो आज भारत के अंदर इंदौर जैसे और कम से कम 10 मॉडल खड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाए। तो हमें इन गैप्स को समझना पड़ेगा और हर शहर का अपनी अलग सोच है, अलग डेमोग्राफी है, अलग वेस्ट का नेचर है। हर शहर का अपना एक सेपरेट मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो सर एक चीज है ना मेरे माइंड में जो आ रही है वो ये है कि आज आपने देखा होगा कि हमारे देश में ना अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी ज्यादा इशू है कि हम बता नहीं सकते। यूथ बेचारा एग्जाम देता है, वो एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, फिर किसी चीज पे जाता है, तो जो उनके वैल्यूएबल ईयर्स होते हैं ना, जो कहते हैं हम 21 साल से 30 साल तक के, वो किसी ना किसी इसी चीज में चले जाते हैं। हम उनके स्किल्स को कहते हैं कि अपग्रेड नहीं कर पाते, वो खुद ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है। तो कोई भी अगर स्टूडेंट इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहता है और वो वेस्ट से वेल्थ बनाना चाहता है, तो क्या प्रोसेस हो सकता है और कैसे ये पर्टिकुलर चीज उसकी लाइफ को रिजोल्व कर सकती है? जो सबसे मेन चीज क्या थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। देखिए, यूथ के लिए मेरा संदेश यही है कि यूथ इसमें टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है। अभी जो लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं वो एक इनफॉर्मल सेक्टर है, उनका नॉलेज लेवल एक लिमिट तक है। तो यूथ के लिए यहाँ पे इस गैप को फिलअप करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। यूथ इसकी केस स्टडीज समझ सकता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से एक एक गार्बेज में कितनी अपार संभावनाएं उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और उससे अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। लाइक मैं अगर आपको गीले कूड़े का बताऊं तो गीले कूड़े से मैंने बताया कि वो अपनी फर्टिलाइजर कंपनी खुद खड़ी कर लेगा। अच्छा। ठीक है, अब वो गीला कूड़ा उसको फ्री में मिलता है, अच्छे लेवल का फर्टिलाइजर तैयार करेगा, लगभग 10 रुपए किलो के रेट पे माल बिकेगा। ठीक है। मिनिमम। आप अगर देखते होंगे, लाइक मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कच्चा नारियल है, लोग कच्चा नारियल पीते हैं, उसको फेंक देते हैं। कच्चा नारियल क्या है, वो से 3 कंपोनेंट बनते हैं। वो माल उसको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल पे अवेलेबल है, आप उसके बिजनेस में चले जाइएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आ गया है। मेडिकल बैटरी वेस्ट है। बैटरी वेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो बैटरी वेस्ट के अंदर निकलने वाले रेयर मिनरल्स हैं वो भारत में मिलते ही नहीं है। तो अगर ऐसे आइटम्स उसके अंदर निकल रहे हैं जिसकी भारत को जरूरत है और भारत में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप उनको एक्सट्रैक्ट करने के बिजनेस में जा सकते हैं, इनके वेयर हाउसेस के बिजनेस में जा सकते हैं कि अगर आपके पास इनको प्लांट लगाने का पैसा नहीं है, लेकिन आप इसके कलेक्शन वाले बिजनेस में तो जा सकते हैं, आप इसके वेयर हाउसिंग के बिजनेस में जा सकते हैं। लोग अगर जो टेक्नोक्रेट्स लोग हैं वो इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, मॉनिटरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें लोग जा सकते हैं। लाइक अभी गार्बेज क्लिनिक का भी मैं बताऊं तो आज गार्बेज क्लिनिक हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक गार्बेज क्लिनिक की रिक्वायरमेंट भारत के अंदर जनरेट हो चुकी है। तो इसके लिए आने वाले टाइम में गार्बेज क्लिनिक खुद अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आ रहा है। ये कोई भी देश के अंदर बेरोजगार व्यक्ति है जो गार्बेज क्लिनिक की फ्रेंचाइजी के माध्यम से पैसे कमा सकता है। उसको कब, कहाँ, कितने बजे घर के कहाँ से मटेरियल पिक करना है, कहाँ पे लेके जाना है, किस रेट पे खरीदना है, किस रेट पे बेचना है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग होगी, कैसे उसकी वेयर हाउसिंग होगी, द एंटायर फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड बाय द गार्बेज क्लिनिक। ठीक। तो सर एक चीज बताओ, कोई ये पर्टिकुलर बिजनेस करना चाहता है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी और कहाँ से वो सीख सकता है? तो आज हमारे ऑडियंस को आप थोड़ा सा डिटेल में ये चीजें बता दो कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ तक उसको जाना है। देखिए, इसमें इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी वेस्ट मैनेजमेंट की यही है कि जिसके पास जितना पैसा है, जितनी जगह है, वो अपना आपको इस सिस्टम के अंदर वहां से एंट्री करवा सकता है। ठीक है। कोई बंदा ये बोलता है कि जी मेरे पास 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए से भी इस धंधे के अंदर एंट्री कर सकता है, 50,000 रुपए तो भी एंट्री कर सकता है। और कोई ये भी बोलता है कि बॉस मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो फ्री में भी इस धंधे के अंदर एंट्री कर सकता है। अच्छा। अगर कोई हाउसवाइफ ये बोलती है कि मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ और मेरे को इस सोसाइटी में अपना एक बिजनेस शुरू करना है, तो वो अपनी सोसाइटी से ही इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकती है। दूसरी चीज, हाँ ये जरूर है कि चूंकि वेस्ट एक ऐसा सिस्टम है या डोमेन है जिसमें लोग इजीली नहीं आना चाहते, तो पहले एक बेसिक लेवल की ट्रेनिंग आपको पता होनी चाहिए।
कितना वेस्ट है, क्या वेस्ट है, उसका नेचर क्या है, उसकी हैंडलिंग कैसे होती है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, कहाँ इसका बेस, पहले थोड़ा सा बेस आपको तैयार करना पड़ेगा कि कहाँ से आप इसकी सोर्सिंग करेंगे और कहाँ पे आपको इसको बेचना है। जब ये मार्केट स्टडी आपके पास आ जाती है, फिर आपको जगह चाहिए होगी, एक स्पेस चाहिए होगा जहाँ पे आप इसको या तो वेयर हाउस करेंगे या इसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो आपके पास दो रिक्वायरमेंट ये इमीडिएटली निकल के आती हैं। तो कोई भी जो आपने बताया कि किस लेवल से एंट्री कर सकता है, वो तो मैंने आपको ये जवाब दे दिया है। इसके अलावा आप क्या और जानना चाह रहे थे मेरे से? कि प्रोसेस क्या होगा इसका? प्रोसेस के लिए ये है कि अगर एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा वेस्ट को आपको प्रोसेस करना है, तो आपको कुछ वेस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशनिंग की आवश्यकता होगी। जैसे अगर आप प्लास्टिक वेस्ट के प्रोसेसिंग में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रोसेसिंग में जाते हैं, बैटरी वेस्ट के प्रोसेसिंग में जाते हैं, तो और लगभग 5 टन से ऊपर के वेस्ट को आप प्रोसेस करने के बारे में करते हैं, तो आपको CTE लेना पड़ेगा। ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, उसका रीजनल ऑफिस होगा वहाँ पे, जहाँ पे भी आप इस काम को शुरू करने वाले हैं, तो कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट नाम का एक सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है। और कंसेंट टू ऑपरेट, ये 2 लाइसेंसेस आपको चाहिए होंगे, और ये प्लांट आपको किसी ना किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लगाना होगा। ठीक है। आप अपने घर से इस काम को शुरू नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, वेट वेस्ट के ऊपर आप कोई सिस्टम डिप्लॉय करना चाहते हैं, और उसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, आप चाहें तो CBG प्लांट लगा सकते हैं, बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, या आप कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट लगा सकते हैं। तो इन के लिए आपको किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो सर एक चीज बताओ कि जैसे अभी हम ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर डोमेन में 2 चीजों की बहुत भारी कमी है, एक तो इनोवेशन की और दूसरी अवेयरनेस की? बिल्कुल ठीक बोला आपने, चूंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो लोग उस कूड़े को कूड़ा ही मानते हैं, या ज्यादातर अगर मैं आपको बात करूं 90% लोग तो उनके लिए वो कूड़ा ही है। लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया में कूड़ा नाम की कोई चीज होती नहीं है। अच्छा। वो किसी एक व्यक्ति के लिए जो अनवांटेड मटेरियल है, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक तो है। केवल इतनी सी बात समझने की है कि जो अनवांटेड या रॉ मटेरियल है, या जिसको जनरल भाषा में कूड़ा बोलते हैं, उसको आपको कलेक्ट करना, उसको क्वालिटी में तब्दील करना, और वो क्वालिटी वाला मटेरियल उस इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराना जिस इंडस्ट्री को इसकी आवश्यकता है। तो बेसिकली यही इसकी पूरी सप्लाई चेन है। इस सप्लाई चेन को समझना होगा, और जो गैप्स मार्केट के अंदर है, इनको फिलअप करना होगा। ठीक है। तो नायक जी एक चीज बताओ कि ये सोच आपके पास आई कहां से कि मेरे को इस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है, वेस्ट को मुझे क्लीननेस में बदलना है, तो कहीं से तो ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आया होगा ना? तो वो जर्नी कैसी थी और कहां से ये आपको हिंट मिला कि हाँ मैं इससे भी कुछ नया इनोवेट कर सकता हूँ? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, और मैं जहाँ सर्व करता था, वो दुनिया के एक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है, एलन मित्तल साहब। उनके ऑफिस में मैं विप्रो की तरफ से काम करता था एज ए नेटवर्किंग इंजीनियर। उसके बाद जो मेरा कनेक्ट रहा, मैं एक रियल एस्टेट कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ नोएडा में। तो ये समझ में आ रहा था कि जॉब से एक सेटिस्फेक्शन नहीं है अंदर, कुछ ना कुछ ये एक स्पार्क थी कि कुछ करना है और देश में कुछ अलग करना है। अच्छा। ये जब तक यूथ के अंदर ये भावना नहीं है, वो किसी भी स्टार्टअप में जान नहीं डाल सकता। आप किसी भी यूथ से, मेरा यही कहना है कि केवल पैसे की दम पे, या आपको अगर इनोवेशन जाना है, इनोवेशन के लिए मैं सिंपल एक लाइन का कहता हूँ, भारत समस्याओं का देश है। आप किसी भी समस्या को पिक करिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, और सॉल्यूशन को टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर दीजिएगा। वो सॉल्यूशन ही आपको पैसे देगा। यानी अगर भारत समस्याओं का देश है, तो भारत पैसे का देश है। आप उनके सॉल्यूशन निकालते जाइए। कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या भारत के अंदर थी। हमें इस समस्या के अंदर एक सॉल्यूशन प्लान करना था, और हमने वो सॉल्यूशन प्लान किया। और ये टाइटल जो आपने दिया भी है कि लोग कहते भी हैं सोशल मीडिया पे कि कैसे कूड़े से करोड़पति बनना है, तो आप प्रवीण नायक जी से बात कर लीजिएगा। तो कूड़े की समस्या को अगर हमेशा हमेशा के लिए भारत से खत्म करना है,
तो उसका एक ही रास्ता है कि कूड़े से करोड़पति बनाने का कार्यक्रम तैयार कर दें ठीक है। और यूथ को ये काम सिखा दो। हम्म, ये काम भी आप अपने तक मत रखिएगा, ये काम भारत के यूथ को सिखा दो। ठीक है। सिंपल। हाँ, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम आता है कि आपको कूड़े की वैरायटी पता होनी चाहिए। लाइक अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की लगभग 22 कैटेगरी है, तो आपको उस प्लास्टिक की कौन सी कैटेगरी में जाना है। अगर कागज है तो कागज की 12 कैटेगरीज है और हर कैटेगरी के रेट अलग अलग हैं। कौन से कागज से क्या बनने वाला है, कौन से प्लास्टिक से क्या बनने वाला है, कौन सी मशीनों की जरूरत है, कितनी जगह की जरूरत है, किसमें कौन से लाइसेंसेस की जरूरत है। अगर नहीं लाइसेंसेस के चक्कर में पड़ना है तो हम कैसे काम करें। तो ये जो सारा का सारा है प्रोग्राम, इसको समझें। इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करें। अभी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने 6 मॉड्यूल चालू किए हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उन कोर्सेज को भी समझ सकते हैं। भारत का जो पहला इंस्टीट्यूशनल मॉडल है वो गार्बेज क्लिनिक ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया था 2018 में, जो चल रहा है। पहला जीरो वेस्ट सेक्टर दिल्ली एनसीआर का जो बनाया था गार्बेज क्लिनिक ने, वो नोएडा सेक्टर 47 को बनाया था। तकरीबन 2000 घरों का 2017-18 से वेस्ट मैनेजमेंट का ये मॉडल नोएडा के अंदर चल रहा है। अभी तक सैकड़ों मीट्रिक टन गार्बेज को लैंडफिल पे जाने से रोक चुके हैं। पूरा कूड़ा उसी सेक्टर में ही इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। तो सर एक चीज और बताओ आप, कि आपने इतने साल इस पर्टिकुलर डोमेन में काम किया है, शायद 10-12 साल हो गए होंगे, आपने काफी गहराई से इस चीज को जाना भी है। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी ये चीज सीखना चाहता हो आपसे, और मैंने ये भी सुना कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स इनोवेट किए थे इसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसके बारे में बताओ कि वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया ने पहली बार भारत के अंदर एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो प्लास्टिक वेस्ट से टाइल बनाने का काम करती है। ये टाइल्स के बारे में अगर किसी को ये इंडस्ट्री लगानी है तो वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में अप्रोच कर सकता है। डॉक्टर एस के धवन साहब ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। जो दूसरा आपने और प्रोडक्ट की बात की है, लाइक फैब्रिक्स है या बायोमास। बायोमास अभी भारत सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। जो पराली लोग जला देते हैं, इस पराली से बायोमास तैयार होता है और ये लगभग 10 साल पहले, 12 साल पहले हमने आईआईटी दिल्ली के अंदर ये पूरी टेक्नोलॉजी देखी थी। अब तो ये टेक्नोलॉजी सारी मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो लोग इसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग में भी जा सकते हैं या इन प्रोडक्ट को बनाने की इंडस्ट्री के ऊपर भी जा सकते हैं। लोग इसकी वेयर हाउसिंग में भी जा सकते हैं। लाइक अभी बहुत सारे देश के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, तो जो कृषि का अपशिष्ट है या कृषि से निकलने वाला वेस्ट है, वो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड है, उनको चाहिए। आज मैं बात करता हूँ अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, तो लाखों की तादाद में गायें जो हैं वो सड़कों पे घूम रही हैं। उनका जो गोबर है, उस गोबर से बनने वाला, जो काऊ डंग से बनने वाला, जिसको हमारे यहाँ देसी भाषा में कंडा बोलते हैं, ये कंडा भी इंडस्ट्रीज को चाहिए, क्योंकि ये कोयले का रिप्लेसमेंट है, इसकी अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू है। और इस कंडे से बनने वाली जो राख है वो बाकायदा उन इंडस्ट्रीज को चाहिए जो बर्तन बनाने वाले साबुन बनाती है। तो बिजनेस आपके आसपास ही है। और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश अभी जो 2-4 दिन पहले अगर आप लोगों ने सुना हो कि सहकारी मंत्रालय जो माननीय अमित शाह जी के पास है, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आज की डेट में कोऑपरेटिव मॉडल भारत की ठेकेदारी प्रथा को लगभग खत्म करने के लिए आ चुका है। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप लोग अपने राज्य में भी बनाएं, अपने जिले में भी बनाएं, अपनी तहसीलों में भी बनाएं, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप लोग लीड करिएगा एज ए टेक्निकल, और उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से इन सारे बिजनेसेस को आप लोग ड्राइव करा सकते हैं। ठीक है। तो सर एक चीज बताओ, हमारी जो ऑडियंस है ना, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी में बड़ी ही बिलीव करती है, और मेरा मानना ये है कि करना भी चाहिए। तो सर जैसे जब ब्रह्मा ने ना हमारी रचयिता की थी, हमारे अर्थ की और हम ह्यूमंस की, तो उन्होंने हमारे अंदर तत्व डाले थे जो इसके बारे में हमने बात करी। तो हमने उससे इतनी छेड़छाड़ की कि 2025 में हमने देखा होगा कि हर जगह फ्लड्स आई हैं, ड्राउट्स आए हैं, आपदा इतनी, नेचुरल कैलेमिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि मंदिर भी बंद होने शुरू हो गए हैं। और इसका सबसे मेजर कारण क्या था कि पहाड़ों में हम कभी भी जाते हैं तो वो कचरा उठा के हम सीधा पहाड़ में डंप कर देते हैं।
आपने देखा होगा कि जितने भी हाई एल्टीट्यूड पे आप टूरिस्ट स्पॉट्स देखोगे, वो नीचे तो कचरा देने आते नहीं, वो ऊपर का कचरा नीचे फेंक देते हैं। और जब वो फ्लड्स आती है, हम फ्लड में देखते हैं कि कितना सारा कचरा बह के जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो सबसे बड़ा मेजर इशू है, वो एक कचरा या हम कह सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का है? और अगर हम इसको डील कर ले तो एक तरह से हम अपने नेचर को भी हील कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए प्लेन में जो प्लेन एरिया है भारत का और जो हिली एरिया है दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप प्लेन के ऊपर कचरा डालते जाते हैं, नगर पालिकाएँ कचरा डालती हैं, तो वो आपको एक माउंटेन की शेप में दिखता है। जैसा आपने गाज़ीपुर देखा होगा, भलसवा देखा होगा और वो एक विज़िबल होता है और लोग उसको नोटिस करते हैं। बिल्कुल। हिली एरिया में क्या होता है कि जब हम हिल एरिया में जाते हैं, तो हिली एरिया में चाहे नगर पालिकाएँ हों या ग्राम पंचायतें हों या इनफैक्ट वहाँ जो टूरिस्ट जा रहा है वो उस गार्बेज को ऊपर से नीचे डंप कर देता है। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसको बायो माइनिंग बोलते हैं। अच्छा। बायो माइनिंग में क्या होता है, जो कचरे का पहाड़ है उसको खत्म करने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनें लगती हैं, जेसीबी मशीनें लगती हैं, ट्रॉमेल लगते हैं और एक्सट्रूडर और भी बहुत सारी मशीनें लगती हैं। तो वो तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब वैली के अंदर है, कोई कूड़ा हमने डाल दिया, वहाँ पे कोई जेसीबी मशीन नीचे उतर के उसको प्रोसेस करने नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो वो जो गार्बेज है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हिली एरिया के लिए। वहाँ पे बायो माइनिंग इतनी आसानी से संभव नहीं होती वैली के अंदर। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पहली बात तो वहाँ पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी साउंड प्रूफ बनाएं कि डोर टू डोर कलेक्शन जो वेस्ट का है, चाहे दुकानों से हो, चाहे होटल से हो, चाहे रेजिडेंशियल एरिया से, कमर्शियल एरिया से हो, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ इसको इंश्योर करें और उसको रिकवरी फैसिलिटी सेंटर्स वहाँ पे लैंड की भी समस्या होती है कि आपको एमआरएफ बनाने के लिए भी जगह नहीं है। तो वहाँ कोई इनोवेटिव तरीके से रिकवरी सेंटर्स बनाने चाहिए और वेस्ट को वहाँ पे प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है। और टूरिस्ट के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाना चाहिए कि ये लोग और किसी भी हिल एरिया पे जाने के लिए वहाँ एंट्री पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ही होते हैं। प्लेन एरिया में किसी भी शहर में जाने के मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन हिली एरिया में कहीं पे भी आपको केदारनाथ जाना है तो आपको हरिद्वार से ही जाना है और कोई रास्ता ही नहीं है। तो जहाँ जो हमारा एंट्री पॉइंट है, वहाँ एंट्री पॉइंट पे ही गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम है और खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम है, वो ऊपर जाए ही ना। ठीक है। बिल्कुल सर। तो सर ये बड़ी भारी समस्या है अगर देखा जाए तो, मेरे हिसाब से तो। देखिए समस्या अगर बड़ी भारी है तो अपॉर्चुनिटी भी बड़ी भारी बड़ी है। भारी, बिल्कुल। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के पूरे यूथ को बोलता हूँ कि गार्बेज अगर बहुत बड़ी भारी समस्या है तो इसमें बहुत बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। आज अगर देख लोगे, और ये रेसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, कभी ना इसमें एआई आएगा, एआई आ सकता है लेकिन एआई कूड़ा नहीं उठाने जाएगा घर घर पे। तो आप ये क्या कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो ये जनरेशन का बिजनेस है। बिल्कुल। जब तक पृथ्वी पे आदमी है, कूड़ा उसके साथ है। ठीक है। यानी जब तक आदमी पृथ्वी के ऊपर है तब तक आपका बिजनेस चलने वाला है। तो सर आप ये कह सकते हो कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो ये पर्टिकुलर फील्ड जो वेस्ट मैनेजमेंट की गोल्ड माइन बन सकती है लोगों के लिए। सर मेरे को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरे को लाखों युवाओं की आवश्यकता है भारत के अंदर। और मेरे को मैं किसी ज़्यादा एनजीओ पे भरोसा नहीं करता। जो भी यूथ है जिसको लगता है कि उसको अपनी लाइफ में कुछ अलग हटके करना है, मैं आपको बताऊं, जब तक मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मेरे को भारत में कोई नहीं जानता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत में करोड़ों हैं, बिल्कुल। कोई नोटिस नहीं करता था। लेकिन जब आपने ट्रैक से हटके कोई काम पकड़ा और उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, लोग आपको नोटिस करते हैं। इसी तरीके से मैं कूड़े को लिए बोलता हूँ, जब तक कूड़ा मिक्स है उस कूड़े में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जैसे ही कूड़ा सेग्रीगेट कर दिया आपने, कूड़े में को मेन कूड़ा चाहिए क्वालिटी, कूड़ा चाहिए क्वांटिटी में और क्वालिटी में। जैसे ही आपने उस कूड़े की क्वालिटी बना दी और क्वांटिटी बना दी, वो कूड़ा अपनी ताकत दिखा देगा। वो कूड़ा पैसा है। आज आपके लिए एक बोतल जो पानी की रखी है वो कोई कीमत नहीं रखती, लेकिन अगर आपके पास एक ट्रक बोतल है तो लोग आपको एडवांस पैसा देके जाएंगे। आपका जीन्स फटा हुआ पड़ा है, घर में पोछा बना हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक ट्रक कपड़ा पड़ा हुआ है बिलिंग फॉर्म में, वो आपके लिए पैसा है।
मैं सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर ले रहा हूँ। जो पॉलीथीन नाले के अंदर, ड्रेन के अंदर पड़ी हुई है, 2-4 पॉलीथीन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1 ट्रक पॉलीथीन है, तो आपके पास मेरठ का बंदा पैसा दे के जाएगा, एडवांस पैसा, और वो लेके जाएगा। एमएलपी की बात कर लो, सबसे गए गुजरे प्लास्टिक, सबसे, आप अपने दिमाग में सोचिए सर, सबसे गंदा वेस्ट कौन सा है? तो अगर आपको मैं बोलूं एमएलपी, जिसको चॉकलेट के रैपर बोलते हैं, कुरकुरे के पाउच बोलते हैं, हल्दीराम का नमकीन का जो पाउच है, ये वो कूड़ा है जिसको कबाड़ी भी नहीं खरीदता। लेकिन अगर आपके पास ये क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इसका बायर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बिल्कुल। दूसरा, पॉलिसी मैटर पे भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, वो क्वेश्चंस अभी रेज नहीं हुए, लेकिन भारत की जनता को पता होना चाहिए कि हम शायद ये सोचते हैं कि हमारे घर से जो निकलने वाला कूड़ा है, दुकानों से निकलने वाला कूड़ा है, ये उठाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर से जो जनरेट होने वाला कूड़ा है, इसको खत्म करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 में क्लियर कट लिखा हुआ है। नगर पालिका केवल आपका 20% कूड़ा उठाएगी, जिसको हैजार्डस वेस्ट बोलते हैं। डायपर है, सैनिटरी पैड हैं, या अदर हैजार्डस वेस्ट है, या मेडिकल वेस्ट वगैरह, इनके लिए एजेंसीज वो कचरा उठाएंगी। लेकिन गीले कूड़े को आपको खुद ही कंपोस्ट बनाना है, अपने घर में खुद ही इस्तेमाल करना है। ये 60% गार्बेज का सोल्यूशन आपका अपने पास है, और आपको ही करना है। ये मैंडेट है। ठीक है। जो बाकी आपका 25% गार्बेज बचा, 80% का 25-30% गार्बेज जो ड्राई मटेरियल बचा, ये आपको अपने किसी न किसी स्क्रैप डीलर को बेचना है। ये इसमें भी नगर पालिका का कोई रोल नहीं है। इस तरीके से नंबर 1 ये है। दूसरी चीज, लोगों को ये लगता है कि हम नगर पालिका को पैसे दे रहे हैं, तो और बहुत सारे लोगों को उसमें भी तकलीफ है। लोग बोलते हैं कि जी नगर पालिका को हमने यूजर चार्ज क्यों देना है? ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम बोलते हैं कि अगर आप अपना वेस्ट प्रोसेस करने के लिए किसी एजेंसी को दे रहे हैं, तो आपको या तो घर में प्रोसेस करो, नहीं तो उस एजेंसी को पैसा दो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रही है। तो लोगों के रिजर्वेशन यहाँ पे भी आते हैं कि नगर पालिकाओं को कूड़े प्रोसेस करने का पैसा क्यों देना है, क्योंकि हम तो हाउस टैक्स देते हैं। तो हाउस टैक्स देने की प्रक्रिया या जो कानून थे, वो आज से 20 साल पहले के थे। 20 साल पहले कूड़े की समस्या नहीं थी भारत के अंदर। कूड़े की समस्या अभी जब जनरेट हुई है, तो उसके लिए नई फैसिलिटीज बन रही हैं, और जब वो फैसिलिटीज बन रही हैं, उसमें लोग लग रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी खर्चा हो रहा है। तो लोगों के ऊपर जो टैक्स है, जिसको स्वच्छता टैक्स बोलते हैं या यूजर चार्जेस बोलते हैं, ये नए टैक्सेस हैं। लोगों को इसको समझना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि वो उनकी जो समस्या है, उसका एक नया समाधान म्यूनिसिपैलिटीज कर रही हैं, तो यूजर चार्जेस देने का बनता है। तो सर, आज मैं अपनी ना ऑडियंस को एक चीज बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ना हर रोज 1.5 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जनरेट होता है, और अगर हम इसको अच्छे से प्रोसेस कर लेना, तो ये गोल्ड माइन से कम नहीं है। पर सबसे बड़ी बात जो लोगों को नहीं पता, वो ये है कि करे कैसे, क्योंकि हमने बताया ना कि अवेयरनेस और इनोवेशन दोनों की कमी है। आप यहाँ पे आके बोल रहे हो कि हमें ये करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, पर जो सबसे बड़ा इशू हर कोई फेस करता है, वो ये करता है कि यार कर तो हम लेंगे, हमारे अंदर वो है कि हम करना चाहते हैं, बस सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई हमें बता दे कि इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको खत्म होता है। और आपने वो प्रोसेस भी बड़े डिटेल में हमें बता दिया कि आपको किस तरह से करना है, कैसे करना है। अब सारी चीज आती है कि आप इस नॉलेज को कैसे यूज करते हो। सर, एक है ना भगवत गीता में लाइन लिखी हुई है कि जो इंसान प्रकृति से प्यार करता है ना, वो ही अपने आप से प्यार करता है, और जो प्रकृति को गंदा करता है, वो फिर शायद अपने से भी प्यार नहीं कर सकता। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही पावरफुल मैसेज भगवत गीता हमें देती है कि अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हो, तो आपको अपने आसपास का वातावरण भी साफ रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ, और आपने बिल्कुल सही बोला है कि अगर भागवत गीता जो हमेशा बोलती है, वो कर्मा के ऊपर बात करती है। तो आपने किस चीज़ को अपना कर्मा बनाया है। दूसरा, अगर ह्यूमन लाइफ है या हमारा जो भौतिक शरीर है, ये पूरा भौतिक शरीर ही नेचर से बना हुआ है। और नेचर जो, अगर आप नेचर को एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप नेचर को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हो, नेचर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप अपने शरीर को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो। आज यही एक रीजन है कि जब हमने नेचर को खराब कर दिया है, उन पंच तत्वों को दूषित कर दिया है, तो आज आप देखते होगे 2 साल
1 साल के बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। बिल्कुल। और ये अभी शुरुआत है। अगर इसको हमने अभी एड्रेस नहीं किया तो आने वाले टाइम में जो समस्याएँ हैं वो और विकराल होने वाली हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर हम सनातन से भी गार्बेज को जोड़ें तो ये कहीं न कहीं वेल्थ को लेके आती है। कूड़ा ही आपके घर में लक्ष्मी को लेके आएगा। अगर आप साल में दीपावली का एक त्योहार अभी निकला है, आपने भी मनाया होगा। उस दीपावली का त्योहार आप क्यों मनाते हैं? मैं थोड़ा-सा विरोधाभासी बात अगर करना चाहूँ कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं? लोगों का ये कहना हो सकता है कि भगवान राम अपना वनवास काट के आए थे, इसलिए उनको वेलकम करने के लिए हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसका सीधा लेना देना है लक्ष्मी जी से। वो दीपावली इसलिए मनाता है ताकि लक्ष्मी जी उसके घर पे आएं, और उन लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए वो क्या करता है? साफ सफाई करता है, पूरे घर का कूड़ा इकट्ठा करता है, और कूड़ा इकट्ठा करके उस कूड़े को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करता है या किसी को सेल करता है। तो अगर आप एक दिन लक्ष्मी जी का आह्वान करने के लिए कूड़े के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप बाकी के 364 दिन क्यों नहीं कर रहे हो फिर? अगर आदमी को 364 दिन भी लक्ष्मी चाहिए तो उसको 364 दिन कूड़े के ऊपर भी सोचना चाहिए, 364 दिन उसको स्वच्छता के ऊपर भी सोचना चाहिए। तो सर, ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, ताकि हमारी इंडियन सोसाइटी में कूड़े को लेके अवेयरनेस आए और वो कूड़े को कूड़ा ना समझ के अपनी जिम्मेदारी समझे? देखिए, कूड़े को कूड़ा नहीं समझना है, कूड़ा को पैसा समझना है। ठीक है, सिंपल। जिस दिन हमने कूड़े को पैसा समझना चालू कर दिया, और हर शहर के अंदर जो भी कूड़ा आपका ड्रेन में पड़ा हुआ है, नाली में पड़ा है, तालाब के अंदर पड़ा है, शहर के अंदर गली मोहल्ले कहीं पे भी पड़ा हुआ है, वो पैसा है। वो कितने का पैसा है, कितने का कूड़ा है, अगर ये भी जानकारी पूरी चाहिए तो ये आपके जो भी दर्शक हैं जिनको ज़्यादा इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, वो आपके चैनल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कूड़े को आपको कहाँ पे बेचना है, कैसे इस कूड़े में क्वालिटी बनानी है, कहाँ ऐसो इसको वेयर हाउसिंग करनी है, आप इस पे फोकस करिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा और इसको अपना एक बिजनेस बनाइएगा। ये अभी इनफॉर्मल सेक्टर के रूप में काम करता है, जिसको हम लोग स्क्रैप डीलर या कबाड़ीज बोलते हैं। आप इसका नेक्स्ट लेवल लेके आ सकते हैं एज ए स्किल डेवलपमेंट। इसमें कौन सी मशीन्स लगनी है, आप अगर इस तरीके से चीजें करेंगे तो ये कूड़ा समस्या नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज के लोगों से मेरा ये अपील है आपके माध्यम से कि जो लोग भी हैं वो अपने घर के कूड़े को सेग्रीगेट करके रखें। सेग्रीगेट करके ही जो कलेक्टर आ रहा है, वेस्ट का कलेक्टर आ रहा है, उसको दें। और जो वेस्ट कलेक्टर है वो भी आगे जब गाड़ी में डालता है म्यूनिसिपैलिटी की, तो उसमें भी सेग्रीगेटेड वेस्ट ही डाले। आगे कैसे प्रोसेस हो रहा है वो उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो उनका काम है। लेकिन अपना रोल हम कितना प्ले कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम कूड़े को पहले तो डस्टबिन में डालें और सेग्रीगेटेड फॉर्म में ही अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। तो दोस्तों, देखा आपने आज का पॉडकास्ट कितना इंसाइटफुल था। हमने आज सीखा कि कैसे कचरे से आप करोड़पति तक बन सकते हो। बस आपको जो चाहिए वो चाहिए एक राइट प्रोसेस। और आपने देखा होगा कि कचरा सिर्फ सड़कों पे नहीं है, कचरा हमारे माइंड में भी है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सोच बदलेगी तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।